जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत का एक सबसे महान राजा इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो जाए? उसकी कहानी पत्थरों पर तो खुद ही थी, लेकिन हजारों सालों तक कोई उसे पढ़ ही नहीं सका। आज हम उसी जासूसी कहानी की पड़ताल करेंगे जिसने एक भूले हुए सम्राट और उसके विशाल साम्राज्य के राज दुनिया के सामने खोले। पूरे भारत में पहाड़ों से लेकर खंभों तक एक ही तरह की रहस्यमयी लिखावटें मिल रही थीं। ये किसी महान राजा के बारे में तो बताती थीं, लेकिन उस भाषा को, उस लिपि को समझने वाला कोई नहीं था। मतलब सदियों तक इतिहास के ये सुराग हमारी आंखों के बिल्कुल सामने थे, फिर भी पूरी तरह खामोश थे। तो इतिहासकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर ये पियदस्सी कौन था? शिलालेखों में उसका जिक्र पियदस्सी यानी देवताओं का प्रिय कहकर किया गया था, लेकिन उसकी असली पहचान सदियों तक एक अनसुलझी पहेली बनी रही। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम था उस राजा को ढूंढना जो मानो समय की धूल में कहीं खो ही गया था। अब इस गुमनाम राजा की पहचान पता करने के लिए इतिहासकारों को एक बहुत मुश्किल काम करना पड़ा। उन्हें एक प्राचीन कोड को क्रैक करना था, एक ऐसी भाषा जिसे दुनिया पूरी तरह से भूल चुकी थी। इस रहस्य को सुलझाने की जो चाबी थी, उसे कहते हैं अभिलेख शास्त्र। आसान भाषा में कहें तो ये प्राचीन लिखावटों को पढ़ने और समझने का साइंस है, बिल्कुल किसी जासूसी कहानी की तरह, है ना, जहां हर पत्थर, हर अक्षर एक क्लू होता है। और ये जानकर हैरानी होगी कि इन शिलालेखों के लिखे जाने और इनके दोबारा पढ़े जाने के बीच 1500 साल से भी ज्यादा का फासला था। सोचिए, इतने लंबे समय तक ये संदेश बस एक रहस्य बने रहे। फिर एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर जेम्स प्रिंसेप की, जिन्होंने एक अविश्वसनीय खोज कर डाली। 1830 के दशक में सालों की कड़ी मेहनत के बाद जेम्स प्रिंसेप ने आखिरकार उस कोड को तोड़ ही दिया। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी इन दोनों लिपियों को डिसाइफर कर लिया, और बस इसी के साथ इतिहास का एक पूरा का पूरा चैप्टर जो गुम हो चुका था वो फिर से जिंदा हो गया। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब प्रिंसेप ने इन शिलालेखों में लिखी बातों को पुराने बौद्ध ग्रंथों से मिलाया। और पता है क्या सामने आया? वो रहस्यमयी राजा पियदस्सी। वो कोई और नहीं बल्कि भारत के महानतम शासकों में से एक मौर्य सम्राट अशोक थे। सदियों से जो राजा गुमनाम था वो आखिरकार मिल गया था। अच्छा, तो अब जब हमें हमारे नायक सम्राट अशोक मिल गए हैं, तो सवाल ये है कि वो आए कहाँ से? उनकी कहानी को समझने के लिए हमें उस समय के भारत को देखना होगा, एक ऐसी दुनिया जो कई शक्तिशाली साम्राज्यों में बटी हुई थी। अशोक के साम्राज्य से भी पहले ये पूरा उपमहाद्वीप 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 16 बड़े बड़े राज्यों और इलाकों में बटा हुआ था, और इन्हें इतिहास में महाजनपद के नाम से जाना जाता है। ये सब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात है। अब उस दौर में सरकारें भी अलग अलग तरह की थीं। ज्यादातर जगहों पर तो एक राजा का राज चलता था, मतलब राजतंत्र। लेकिन कुछ राज्य बड़े दिलचस्प थे, जिन्हें गण या संघ कहा जाता था। यहाँ कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि लोगों का एक समूह मिलकर शासन करता था। अब इन 16 महाजनपदों के बीच एक तरह का कंपटीशन चल रहा था, और इसमें एक राज्य धीरे धीरे सबसे आगे निकल रहा था, सबसे ज्यादा ताकतवर बन रहा था। और यही राज्य आगे चलकर बना भारत की पहली महाशक्ति मगध। तो सवाल उठता है कि भाई मगध में ऐसा क्या खास था? वो इतना पावरफुल कैसे बन गया? इसके पीछे कई वजहें थीं। पहली, वहां की जमीन बहुत उपजाऊ थी, मतलब खेती जबरदस्त। दूसरा, पास में ही लोहे की खदानें थी, जिससे हथियार और औजार बनाना आसान था। तीसरा, जंगलों से सेना के लिए ताकतवर हाथी मिल जाते थे, जो उस जमाने के टैंक हुआ करते थे। और चौथा, गंगा नदी, जो उस समय का नेशनल हाईवे थी, जिससे आना जाना और व्यापार बहुत आसान था। मगध की इसी बढ़ती हुई ताकत ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और फिर आए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इस पावर का इस्तेमाल किया और पहली बार भारत के इतने बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ले आए। और ये साम्राज्य सिर्फ बड़ा नहीं था, इसका मैनेजमेंट भी कमाल का था। उस समय के यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने लिखा है कि मौर्य सेना कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। सोचिए, एक मेन कमिटी थी जिसके अंडर 6 सब कमिटी थीं।
एक टीम नेवी संभालती थी, दूसरी खाने पीने और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करती थी, और इसी तरह पैदल सैनिकों से लेकर घोड़े, रथ और हाथियों तक हर चीज के लिए एक डेडिकेटेड टीम थी। कमाल का सिस्टम था, है ना? अब देखिए, इतने बड़े और डाइवर्स साम्राज्य को सिर्फ सेना के दम पर चलाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो अशोक ने एक बहुत ही अनोखा रास्ता निकाला, धम्म का रास्ता। और ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये तो नैतिक उसूलों का एक सेट था। इसमें क्या था? बड़ों का आदर करना, उदारता दिखाना और सबसे जरूरी बात, दूसरे धर्मों और परंपराओं की इज्जत करना। तो अब ये सवाल उठता है कि ये सब तो हजारों साल पुरानी बातें हैं। आज के समय में अशोक की कहानी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब सीधे सीधे आज के भारत से जुड़ा है। देखिए, अशोक की कहानी का दोबारा मिलना सिर्फ एक एकेडमिक डिस्कवरी नहीं थी। जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो अशोक का एक ताकतवर, एकजुट भारत का जो विचार था, वो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन गया। और अशोक की विरासत आज भी हमारे साथ है। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया। सारनाथ का ये जो सिंह शीर्ष है, ये कभी अशोक के साम्राज्य का प्रतीक था, और आज ये आज़ाद भारत की पहचान है। ये कनेक्शन कितना पावरफुल है ना? और अगर अशोक के धम्मा की बात करें, तो उसका एक सबसे ज़रूरी सिद्धांत आज भी उतना ही रेलेवेंट है, और वो है सहिष्णुता, यानी टॉलरेंस। उन्होंने सिखाया कि हमें दूसरे धर्मों और परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए। एक ऐसा विचार है जिसकी ज़रूरत शायद हमें 2500 साल बाद आज भी उतनी ही है। तो एक गुमनाम राजा के पत्थरों पर लिखे संदेशों से लेकर आज़ाद भारत के राष्ट्रीय प्रतीक तक का ये सफ़र, ये कहानी साफ दिखाती है कि इतिहास सिर्फ गुजरी हुई बातें नहीं हैं। ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम अपने अतीत को जिस तरह से याद करते हैं या जिस तरह से उसे बताते हैं, वो हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को कैसे बनाता है।